हाय एवरीबॉडी और गुड मॉर्निंग टू ऑल। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम साथ में सॉल्व करने जा रहे हैं लूसेंट के जनरल नॉलेज से इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो इस टेक्स्ट बुक में दे रखा है। एंड फर्दर ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिनकी एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। एंड फर्दर ये हमारे रिवीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो आज के सेशन में हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं ये सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ सॉल्व करे गए हैं, तो आप इन पर रिलाई कर सकते हो। बट फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो क्रॉस चेक कर सकता है थ्रू इंडियन पॉलिटी या फिर गूगल करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो थ्रू आउट द सीरीज़ हम करेंगे क्या कि हम इंडियन पॉलिटी को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड होगा, मतलब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुई थी, हम उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडियन पॉलिटी है क्या। तो देखो इंडियन पॉलिटी मीन्स व्हाट। इंडियन पॉलिटी को पढ़ना मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को समझना, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना और कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझना इंडिया के ही इंडियन पॉलिटी कहलाता है। ठीक है, आप जब इंडियन पॉलिटी को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो इंडियन पॉलिटी है वो डिफ़ाइन करता है कि हमारी कंट्री कैसे गवर्न होगी और जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में वो कैसे है, और कुछ लोकल गवर्नमेंट्स को भी हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप इंडियन पॉलिटी के सिनेरियो को समझ लेते हो तो आप समझ जाओगे कि कैसे आपका कंट्री रन करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है वो आपसे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज्ड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा एक्ट रहा है जिसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा रहा है। तो इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रखे गए हैं। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 70+% जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, उसे हमने एज इट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया है। ठीक है, तो कुछ प्रोविज़न देख लो जैसे इमरजेंसी प्रोविज़न, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट होगा, ये सभी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया है। अब देखो आपका अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पहला अटेम्प्ट, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस और रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वॉज मेड थ्रू। तो पहला अटेम्प्ट कि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलर एलिमेंट गवर्नमेंट होना चाहिए, वो कौन सा अटेम्प्ट था? तो वो था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये जो एक्ट था इसने इनिशिएट किया था कि इंडियन जो है वो एक एसोसिएशन फॉर्म करके अपने लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट ने अलाउ किया था। ठीक है, इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरल इन इंडिया। तो अगर हम कम्युनल इलेक्टोरल की बात करें तो ये जो कम्युनल इलेक्टोरल है वो हमने मॉले मिंटो रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो कम्युनल इलेक्टोरल के लिए, कम्युनल इलेक्टोरल में बेसिकली था क्या कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो सेपरेट इलेक्टोरल के लिए डिमांड कर रहे थे। ठीक है, कि उनका एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम बने। तो ये जो एक्ट है वो कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है रीजन और एसर्शन, मतलब एसर्शन और रीजन बेसिस पे है। तो देखो इसमें आपका एसर्शन क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है इसने ट्रांसफ़र किया था गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। तो ये बात सही है ना, कि जो गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को क्राउन के ऊपर दे दिया था ना। क्राउन मतलब कि
अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास वहाँ के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर नहीं थे, ठीक है, वो अब क्राउन रूल के पास चला गया था, ठीक है। तो ये जब हमने बैटल किया था 1857 का, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसी का ये इम्पैक्ट था कि जो गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, ठीक है। फर्दर देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर, तो नहीं, ये बात नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, बट जो जिस चार्टर के तहत वो आई थी, है ना, तो वो जो चार्टर है अब डायरेक्ट क्राउन संभालने लगा था। अब देखो इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो कौन से इंडियन एक्ट में डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी मतलब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता था, ठीक है, एक प्रोविंसेस के पास, एक सेंट्रल के पास, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था डायरकी सिस्टम, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो डायरकी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था, के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ईयर 1950। तो इसमें बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कौन सा फीचर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया था। तो इसमें देखो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हमने इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंट्रोड्यूस किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1950 में, ठीक है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन पर्पज से देख लो, जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके लिए जो प्रोविज़न है वो पार्ट 4 में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके लिए जो प्रोविज़न है वो पार्ट 4A में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 51A टू A टू K, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये किसके रिकमेंडेशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। स्वरण सिंह कमेटी, है ना, स्वरण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड किया था, ठीक है। अब देखो इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो आपके पार्ट 18 में है। तो इमरजेंसी प्रोविज़न के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 352 से लेकर 360 है। अब देखो यहाँ पे गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो वो किस पॉलिसी पे बेस्ड था, है ना। तो ये जो था वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ, जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कौन से एक्ट के तहत एबॉलिश हुई थी। हमने देखा ना, जो मोनोपोली कर लिया था ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो किस एक्ट के तहत उसको हमने एबॉलिश किया था। चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 जो था उसने मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था मोनोपोली ऑन ट्रेड, है ना, ट्रेड विथ चाइना फॉर अनदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ चार्टर एक्ट 1813 ने क्या किया था, बेसिकली जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको एबॉलिश करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, एबॉलिश कर दिया था। अब देखो इसमें हमें बताना है, सीक्वेंस में करना है कि कौन सा एक्ट सबसे पहले आया। तो देखो जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में आया, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1789 में आया, चार्टर एक्ट जो है वो 1793 से लेके 1853 तक चला, और जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो 1861 से लेके 1909 तक चला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन इन्होंने पूछ रखा है कि जो ऑब्जेक्टिव था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का, मतलब कंसिडर करना है कि उसमें क्या क्या पाया गया था। तो हमने देखा था ना, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 है। तो इसने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था डायरकी को, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था उनको एक्सटेंड करना स्टार्ट करा था, ठीक है। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में हुआ था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में
जो पावर था वो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हमें कंसीडर करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इसमें कौन कौन सा प्रोविज़न है। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट था फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए, सही बात है। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी विथ अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर। तो देखो, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी गवर्नमेंट की, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो गई, जो भी इलेक्टेड लेजिस्लेचर था उनके लिए, है ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई। अब देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंस एंड क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस, ये भी हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो प्रोविंसेस थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया था और कुछ नए प्रोविंसेस को बनाया था। नए प्रोविंसेस जैसे सिंध को ऐड किया था, उड़ीसा को और बर्मा को। कौन से एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अब देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इंडेड बाई। तो हमने पहले ही देखा था ऊपर क्वेश्चन कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है वो चार्टर एक्ट 1813 ने डिमोलिश कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें देखो, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, इसने ये रेज किया था एडिशनल नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर को, किसने, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, ठीक है। क्यों, क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ही इलेक्टोरल सिस्टम आया था ना यार, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसके मेंबर्स का एडिशन होने लगा था, ठीक है, बढ़ गए थे। यहाँ पे देखो, इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, सही बात है, ठीक है, जो कि बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इट एम्पावर्ड द लेजिस्लेशन टू डिस्कस द बजट एंड टू मूव रिजोल्यूशंस ऑन इट। देखो, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, है ना, जब उस दौरान उसने क्या किया था, इसने एम्पावर कर दिया था कि लेजिस्लेशन को, कि वो डिस्कस कर सकता है बजट को और रिजोल्यूशन, जितने भी वो रिजोल्यूशन चाहे वो मूव कर सकता है, ठीक है। अब देखो, जो आपका अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, वो किस एक्ट के तहत बने। तो ये जो हमारा एक्ट था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हो, ये प्लान किसने लाया था, ये प्लान लाया था माउंटबेटन ने, है ना। तो माउंटबेटन का प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो फर्दर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इंडिया और पाकिस्तान को 2 अलग अलग डोमिनियन का दर्जा दे दिया, ठीक है। फर्दर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है उसने क्या किया था, इसने ब्रिटिश रूल को इंडिया में एंड कर दिया था और पार्टीशन किया था क्या, इंडिया और पाकिस्तान का। कौन से एक्ट ने, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है वो अगेन रीजन और रिसेशन बीच है। तो देखो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसने जो कि पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, तो इसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सही बात है, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसी ने डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। फर्दर देखो, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, ये जो कमिटी थी इसने रिकमेंड किया था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंशियल। तो सही बात है ना, डायरकी सिस्टम होना चाहिए, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हमें इसमें से कंसिडर करना है स्टेटमेंट और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका जो यहाँ पे दे रखा है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, सबसे पहले जान लो, इसे हम एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा क्यों पास हुआ था, ताकि ये इस्टेब्लिश कर सके पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का अपने हाथ में लेने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है।
फर्दर जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल को सेंट्रल गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल का जो डेजिग्नेशन था चेंज करके सेंट्रल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने। फर्दर इसने क्या किया, एंड कर दिया ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसने डुअल सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में उसको एंड कर दिया। दैट्स वाई हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला डेफिनिट स्टेप है टूवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वो किसने लिया था, अभी हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को असर्ट कर दिया था कि इसकी जो अथॉरिटी है वो कंट्रोल कर सकती है कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को, है ना, इंडिया के, ठीक है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था, है ना, वो किस बेसिस पे फॉर्म हुआ था, फॉर्म द बेसिस ऑफ, उसने कौन सा बेसिस फॉर्म किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखो अगेन आपसे पूछा जा रहा है, छोड़ो यार कितना एसेसन वाला करोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट टू एन एंड। तो देखो कौन से एक्ट के तहत जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो हमारा एक्ट है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, है ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 नहीं, सॉरी, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है। इस दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल एक्टिविटी था इसको भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो कौन सा एक्ट ऐसा आया था कि उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी रहे। तो ये जो एक्ट था हमारा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, ठीक है। अब देखो अगेन आपसे पूछा जा रहा है डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंदर। तो जो डायरकी है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, बाय विच कमिटी, मॉन्टेग्यू फोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। अब देखो इसमें अगर अगेन आपका स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रखा है, ठीक है, तो देख लो इसमें क्या है। जो मेन फीचर पूछ रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्या है, तो जो मेन फीचर है कि इसने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। नहीं, जो सेपरेट इलेक्टोरेट था हमने देखा ना, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, मोअल्ले मिंटो रिफॉर्म ने, ठीक है, जो कि 1909 का एक्ट है। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर ये हुआ था, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था कि जो पावर्स है उसका डिवोल्यूशन होने लगा था, ठीक है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी पे। एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ये भी हुआ था, ठीक है, 2 और 3 दोनों सही है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडुअरी पावर वेर गिवन टू द। तो देखो जब हमारा गवर्नमेंट फेडरेशन एक्ट 1935 के दौरान, है ना, जो रेजिडुअरी पावर है वो किस में इन्वेस्ट किया जाता था, गवर्नर जनरल में। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडियन लेजिस्लेचर है उसे हमने बाईकैमरल बनाया था, बाय विच एक्ट। तो हमने देखा था ना, बाईकैमरल का मतलब ये होता है डायरकी, ठीक है। तो ये इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 होगा। बाईकैमरल में क्या होता था, हमने एक अपर हाउस क्रिएट किया था, एक लोअर हाउस क्रिएट किया था, ठीक है। अपर हाउस क्या करता था, काउंसिल ऑफ स्टेट होता था, मतलब अपर हाउस किससे मिलकर बना होता था, काउंसिल ऑफ स्टेट से, और जो लोअर हाउस है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से मिलकर बना होता था। अब देखो यहाँ पे हमें मैच द कॉलम करने को है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम क्या कहते हैं,
साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड जॉइंट सेलेक्ट कमेटी रिकमेंडेशन कहते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को हम 1909 को हम मॉले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो अगेन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट है। तो देखो करेक्ट ऑप्शन पहला ही है कि जो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी उसने एडवोकेट किया था किसके लिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसका इंक्लूजन होना चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये नेहरू रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ था, ठीक है। तो जो नेहरू रिपोर्ट है वो कौन हेड कर रहा था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने स्ट्रांगली एडवोकेट किया था कि जो डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन ऑफ, मतलब इन्होंने कहा था कि 19 फंडामेंटल राइट होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो चार्टर मतलब जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी भी कह दिया था कि ये जो एक्ट है वो एक तरीके का लाइक लोगों के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके तलवे चाटने वाला एक्ट है, ऐसे, ठीक है। अब देखो इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट एडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से ईयर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। तो देखो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 26 नवंबर 1949, बट यहाँ पे 1950 दिया तो वही लिख देना, ठीक है, मार देना। अब यहाँ पे देखो विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर। तो हमने कितनी बार देख लिया, तो डायरकी एट द सेंटर जो है वो कौन से एक्ट ने, देखो डायरकी जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिकमेंडेशन से 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। फर्दर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसने डायरकी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बट एक्सेप्ट क्यों किया था कि जो डायरकी जो है वो सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था ये डायरकी को प्रोविंशियल लेवल पे लाना चाहता था, ठीक है। तो जो डायरकी जो सेंट्रल लेवल पे है वो किसकी वजह से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच वॉज नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन 1946। तो इसमें से कैबिनेट मिशन 1946 का मेंबर कौन नहीं था, तो जॉन साइमन नहीं थे। बाकी जो पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ये सब कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, ठीक है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 70+% जो इसके प्रोविज़न है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज इट इज़ रख दिया गया है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, सभी को पता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश हुई थी कहाँ पे, कलकत्ता में। बाय विच एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था उसके आने के बाद हमने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब देखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसमें सही होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसने ही डिस्ट्रीब्यूट किया था पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो अगेन कितना याद है, ये स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि जो देखो इंट्रोडक्शन 1919 में क्या हुआ था, डायरकी इस्टेब्लिश हुई थी, है ना, इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। सेपरेट कम्युनल जो है वो 1909 का है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिवॉल्यूशन ऑफ